हेलो डियर सीजीपीएससी एस्पिरेंट्स। तो आज हम करेंगे चैप्टर 2 राम कुमार बिहार बेस्ड हम एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं। तो आज हमारा चैप्टर 2 है मौर्य गुप्त एवं वाकाटक काल और छत्तीसगढ़ से संबंध। आप जो ये जानते हैं कि मौर्य गुप्त और वाकाटक जो वंश हैं वो एक तरीके से नेशनल डायनेस्टीज हैं। ठीक है, वो छत्तीसगढ़ के डायनेस्टीज नहीं है, बट उनका कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से भी रिलेशन रहा है। तो इसीलिए हमको ये चैप्टर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य का अंग चंद्रगुप्त मौर्य के समय से रहा होगा। सेकंड, अशोक के केवल कलिंग को जीतकर शेष राज्य उत्तराधिकार में प्राप्त किया। तो इसका जो सही आंसर है वो दोनों होगा। ठीक है, दोनों इसके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो था वो मौर्य साम्राज्य का एक अंग था। जब कलिंग को जीता अशोक ने, तब उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ भी आ गया था और छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य का चंद्रगुप्त मौर्य के समय से रहा था। ठीक है, क्योंकि वो कलिंग का हिस्सा था और अशोक ने कलिंग पर कब्जा करके वहां के किंग को हरा करके वहां पे बहुत ज्यादा मारकाट करके जो युद्ध हुआ था कलिंग का युद्ध, जिसके पश्चात उसको आत्मग्लानी हुई थी, उसके पश्चात पूरा क्षेत्र उसको मिल गया था और बाकी जो क्षेत्र था उसको उत्तराधिकार में मिल गया था। इसका दोनों आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मौर्य शासन के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से किस लेख में प्रत्यक्ष प्रमाण माना गया है। अशोक के शिलालेख, मयूर अंकित आहत मुद्राएं, बौद्ध विहारों के अवशेष। तो देखिए, अशोक के शिलालेख भी मिले, मयूर अंकित आहत मुद्राएं जिसको हम लोग पंच मार्क्ड कॉइन्स भी कहते हैं। ठीक है, ये मिले हैं। कौन कौन सी जगह से मिले हैं? पहला जो है पिठारी, दूसरा अकलतरा और तारापुर से मिले हैं। इन तीन जगह से, जो कि तारापुर जो है रायगढ़ में है, इन तीन जगह से पंच मार्क कॉइन्स मिला हुआ है। ठीक है, अलग अलग जगह से अलग अलग संख्या की मिली है। अकलतरा से कितने मिले हैं? 259 मिले हैं। खिटारी से 253 मिले हैं और तारापुर से 15 कॉइन्स मिले हैं। और ये जो कॉइन्स है पंच मार्क कॉइन, वो कॉपर और चांदी के हैं। ठीक है, कॉपर के हैं और चांदी के हैं। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि बौद्ध विहारों के अवशेष भी मिले हैं यहाँ से। ठीक है, जो तुरतुरिया नामक ग्राम है वहां पे बौद्ध विहार के अवशेष भी मिले हैं, जहां पे पुजारी केवल और केवल महिलाएं होती थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। तो प्रत्यक्ष प्रमाण इसी को माना गया है। ठठारी, अकलतरा, तारापुर से प्राप्त आहत सिक्कों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सिक्के तांबे और चांदी दोनों धातुओं के हैं, ऑब्वियसली अभी बताया मैंने। इन सिक्कों पर मयूर चिन्ह प्राप्त होता है। मयूर चिन्ह जो था वो मौर्यों का चिन्ह था, मौर्यों का द्योतक था, उनका सिंबल था, तो इसीलिए प्राप्त होता है। इसमें इनसे मौर्यकालीन व्यापार की उन्नति का संकेत मिलता है। तीनों कथन सही हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मयूर चिन्ह आपको याद रखना है, कॉपर और चांदी दोनों के थे, सिल्वर के। ठीक है, आपको ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सी राय चौधरी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की विजय यात्रा कहाँ तक मानी जाती है? बेसिकली इसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। तिनवेली जिले की पोड़विल पहाड़ी तक मानी जाती है मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य की विजय यात्रा। ठीक है, याद रहेगा जो छत्तीसगढ़ के मध्य हिस्सा तक आता है, छत्तीसगढ़ के मध्य में था। ठीक है, ऐसा माना जाता है। अगला, कलिंग युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। युद्ध में लगभग 1 लाख योद्धा मारे गए, 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। दोनों कथन सही है। युद्ध के परिणाम स्वरूप अकाल और रोग से भी बड़ी संख्या में मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन था, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। राय बहादुर हीरालाल के अनुसार कलिंग देश की भौगोलिक स्थिति क्या थी? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राय बहादुर हीरालाल के अनुसार कलिंग देश की भौगोलिक स्थिति क्या थी? तो हमारा ये प्यारा छत्तीसगढ़ है, इधर उड़ीसा लगता है और यहाँ से जो है हमारी महानदी बहती है और यहाँ इस तरीके से गोदावरी नदी बहती है। ठीक है, तो जो ये वाला हिस्सा है ना, महानदी और गोदावरी के बीच का, इसको उन्होंने कलिंग माना था। क्या माना था? कलिंग माना था। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, महानदी और गोदावरी के बीच का हिस्सा। अगला, कलिंग युद्ध में छत्तीसगढ़ के लोगों की भूमिका को लेकर विद्वानों के मतों के संबंध में सही कथन चुनिए। श्याम कुमार पांडे के अनुसार कौशल ने अशोक का समर्थन दिया और राम कुमार बिहार के अनुसार बस्तर क्षेत्र ने कलिंग का साथ दिया। तो इसका जो सही आंसर है वो सी। दोनों सही है, दोनों के अलग अलग मत है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को उतना ज्यादा नहीं लेते, क्योंकि जिस क्वेश्चन मतभेद होता है तो उन क्वेश्चन को जनरली नहीं पूछता सीजीपीएससी। ठीक है, या फिर कोई सा भी एग्जामिनेशन। बट आपको इतना पता होना चाहिए कि राम कुमार बिहार के अनुसार बस्तर क्षेत्र ने कलिंग के राजा का साथ दिया था और श्याम पांडे के अनुसार कौशल ने अशोक का समर्थन किया था। ठीक है, कौशल, दक्षिण कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुरतुरिया जो कि रायपुर जिले में था तत्कालीन समय में, वर्तमान में
जो है इसके सही लोकेशन जो है बलौदा बाजार क्षेत्र में, तो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये बुक के अनुसार रायपुर जिला लिया गया है, ठीक, तुरतुरिया। तो यहाँ जैन मठ पाए गए हैं, यहाँ बौद्ध भिक्षुड़ियों के विहार थे, यहाँ अशोक स्तंभ स्थित है, यहाँ गुप्तकालीन मंदिर है। तो ये नहीं है, अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ भी नहीं है, यहाँ बौद्ध भिक्षुड़ियों के विहार थे, यहाँ जैन मठ पाए गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये जो बौद्ध भिक्षुड़ी विहार थे वो मौर्य काल से संबंधित थे, ठीक है। सरगुजा के रामगढ़ पर्वत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बौद्ध नाटकशाला स्थित है, यहाँ की गुफाओं में पाली लिपि के लेख हैं, यहाँ रंगीन चित्रों के प्रमाण मिलते हैं। अब ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि रामगढ़ पहाड़ी से जनरली एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं। कभी भरत मुनि से क्वेश्चन पूछ दिया, कभी नाट्यशाला के ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया कि बहुत पुराना नाट्यशाला है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो जो है थोड़ा सा दिक्कत होता है स्टूडेंट्स को, तो प्लीज को प्रिपेयर कर लेना। इसका जो आंसर है सभी है, बौद्ध नाटकशाला स्थित है यहाँ पे, है ना। बुद्धिस्ट थिएटर यहाँ पे है। यहाँ की गुफाओं में पाली लिपि में, है ना, पाली लिपि में, इसको संस्कृत करके मत आ जाना, पाली लिपि के लेख है यहाँ पे। यहाँ रंगीन चित्रों के प्रमाण भी मिलते हैं, ठीक है। तीनों आंसर सही है, डी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन। बौद्ध नाटकशाला, पाली लिपि के लेख और रंगीन चित्रों के प्रमाण भी मिले हैं। पाली लिपि, है ना, जो कि बुद्ध धर्म की ही लिपि थी। तो इसको आप रिलेट कर सकते हो कि बुद्ध की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी, ठीक है, क्योंकि इजी भाषा थी ताकि सभी लोगों को समझ में आ सके। सीता बेंगरा गुफा का या सीता बेंगा गुफा का ऐतिहासिक महत्व किसके कारण है? सबसे प्राचीन नाटकशाला है ये, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन थिएटर आपसे पूछता है तो आप लोग रामगढ़ मान के आते हो, बट स्पेसिफिकली सीता बेंगरा गुफा जो है वो सबसे प्राचीन नाटकशाला है, ठीक है, याद रहेगा। ओके, मौर्यकालीन गुफा लेखों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक चीज और आप लोग को याद रखना है कि सीता बेंगरा तो ठीक है, लेकिन जोगी माड़ा, ठीक है, ये दोनों जो है मौर्य काल से संबंधित है। जोगी माड़ा देवी शुतनुका, देवदासी शुतनुका का प्रेम जो गाथा है वो इसमें चित्रित है जोगी माड़ा की गुफा में। मौर्यकालीन गुफा, अगला क्वेश्चन चलते हैं अब। मौर्यकालीन गुफा लेखों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये राजनीतिक प्रकृति के हैं, ये किसी देवदासी और कलाकार के प्रेम से संबंधित है, ठीक है। मौर्यकालीन गुफा चित्रकला के बारे में, तो इसका जो सही आंसर है वो केवल दो, राजनीतिक प्रकृति की नहीं है, ये नहीं है इकोनॉमिक ना राजनीतिक है, ये कल्चरल है। बेसिकली ये प्रेम की गाथा को दिखाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ये देवदासी और कलाकार के प्रेम से संबंधित, देवदासी शुतनुका की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो केवल दो करेक्ट है, राजनीतिक प्रवृत्ति के या प्रकृति के नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था अकलतरा से कितने मिले हैं, अकलतरा से जो मिले हैं टोटल 259 मिले हैं, ठीक है। अकलतरा कहाँ है आपको पता ही होगा। छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन चांदी के आहत सिक्कों की प्राप्ति किस निष्कर्ष को बल मिलती है? अब सिक्के कभी मिलते हैं तो उससे व्यापार का हमको पता चलता है ना। तो व्यापार मतलब सी ऑप्शन, 13 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, वाणिज्य व्यापार की उन्नति। वाकाटक वंश के उदय के संबंध में निम्नलिखित कथन को चुनिए। सातवाहनों के उत्कर्ष के समय हुआ, सातवाहनों के पतन के बाद हुआ, गुप्तों के पतन के बाद हुआ, या मौर्यों के पतन के तुरंत बाद हुआ। दक्षिण में अगर हम इंडिया बनाते हैं, जैसे सपोज कि ये हमारा इंडिया है, एक रफ डायग्राम, ठीक है। तो ऊपर उत्तर के साइड में यहाँ पे गुप्तास थे, गुप्ता रूलर थे, और नीचे यहाँ पे वाकाटक रूलर थे। तो वाकाटक जो थे वो किसके बाद आए थे? वाकाटक जो थे सातवाहन के बाद आए थे, ठीक है। सातवाहन को इन्होंने रिप्लेस किया था। नेक्स्ट, प्रभावती गुप्ता का विवाह किससे हुआ था? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, सीजीपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। देखो सिंपल सा था, वाकाटक नरेश थे रुद्रसेन, रुद्रसेन सेकंड, और यहाँ पे गुप्त थे रामगुप्त। अब रामगुप्त की एक पुत्री थी जिनका नाम था प्रभावती, प्रभावती का विवाह इन्हीं से होता है, रुद्रसेन द्वितीय से। अब इनके विवाह के पश्चात इनका पुत्र होता है प्रवरसेन। अब प्रवरसेन की शिक्षा के लिए यहाँ से कालिदास जाते हैं। कालिदास कहाँ जाते हैं? गुप्ता एम्पायर पाटलिपुत्र से यहाँ आते हैं वाकाटक डायनेस्टी में, और इसी बीच वो रामगढ़ में पहुंचते हैं, और रामगढ़ में किसकी रचना करते हैं? वो मेघदूत की रचना करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रसेन द्वितीय। प्रभावती का विवाह किससे हुआ था? रुद्रसेन से हुआ था। वाकाटक लेखों में गुप्त शासकों को किस उपाधि से संबोधित किया गया है? वाकाटकों ने खुद को जो है महाराज बताया,
और गुप्त शासकों को क्या बताया है? महाराजाधिराज, महाराजाधिराज बताया। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने आप को गुप्तों के अधीन बताया है। ठीक है, तो महाराजाधिराज। डॉक्टर मिरासी के अनुसार दक्षिण कौशल पर शासन करने वाला प्रवरसेन का पुत्र क्यों अल्पकालिक रहा? विदेशी आक्रमण के कारण, नलवंशियों के उदय के कारण, जैसे मैंने बताया कि प्रवरसेन जो पुत्र था इनका, प्रभावती और रुद्रसेन सेकंड का, गुप्त हस्तक्षेप के कारण या प्राकृतिक आपदा के कारण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, नलवंशियों के उदय के कारण। अगर आप देखोगे ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में वकटक यहाँ पे थे इस तरीके से, और यहाँ नलवंश था, इस साइड पे नलवंश था। नलवंश की राजधानी थी पुष्करी, और इधर वकटक थे। तो वकटक कभी कभी इस क्षेत्र में इन्वेड भी करते थे। तो बेसिकली क्या हुआ, नलवंश जब इधर उदय हुआ तो ये वकटक का जो एरिया था ना, ये इधर से कट के चला गया। कहने का मतलब ये है कि नलवंश जब यहाँ पे आए तब यहाँ वकटकों का जो है थोड़ा सा उनका जो शासन था वो हट गया वहां से। ठीक है, ये मान सकते हो आप लोग, स्टोरी की तरह याद रखना है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिण कौशल के शासक का नाम क्या मिलता है? देखो, समुद्रगुप्त उनको भारत का नेपोलियन, सॉरी छत्तीसगढ़ का नेपोलियन, सॉरी भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया था, हमारा छत्तीसगढ़ है तो ऊपर की साइड से आए थे इस तरीके से, तो यहाँ पे जो थे महेंद्र शासन कर रहे थे, महेंद्र शासन कर रहे थे, और नीचे महाकांत, दक्षिण कौशल के शासक थे महेंद्र, और नीचे महाकांतार एरिया जो बस्तर कहलाता है या दंडकारण्य कहलाता है, वहां पे व्याघ्रराज थे। तो इन दोनों को डिफीट किया था, और उनकी प्रयाग प्रशस्ति जो कि हरिशेन ने लिखी थी उसमें इन दोनों का उल्लेख मिलता है। तो व्याघ्रराज, तो दक्षिण कौशल पूछा है यहाँ पे, सीजीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि वो कंफ्यूज करता है। आपको दोनों नाम पता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली याद रखना है दक्षिण कौशल पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्र। यहीं अगर महाकांतार लिखा होता ना तो इसका सही आंसर क्या हो जाता? व्याघ्रराज। ठीक है, बट इसका आंसर क्या है? महेंद्र। प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित महाकांतार से तात्पर्य किस क्षेत्र का है? ऑब्वियसली बात है कि कांकेर बस्तर क्षेत्र का। गुप्तकाल को स्वर्ण युग कहे जाने का प्रमुख कारण क्या बताया गया है? कला, साहित्य व संस्कृति की उन्नति जो है मेन रीजन बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दक्षिण में गुप्तकालीन प्रत्यक्ष शासन के अभाव का मुख्य आधार क्या है? गुप्तकालीन पुरावशेषों का अभाव, क्योंकि वहां पे कोई आपको पुरातात्विक अवशेष मिले ही नहीं है जिससे आप बता सको कि प्रत्यक्ष शासन रहा है गुप्तकालीन शासकों का। ठीक है, वकटक नरेश नरेंद्र सेन किस काल में कौशल और मेकल के अधिपति थे? ये क्वेश्चन अच्छा है, डायरेक्ट है, फैक्चुअल है, फैक्ट बेस्ड है। तो इसका सही आंसर है 440 से 440 ईस्वी तक, या इसको बोल सकते हैं कि 440 एडी से 460 एडी तक। ठीक है, 20 साल का शासन रहा है नरेंद्र सेन का, वकटक नरेश। ठीक है, अगला, नल वंश भवदत्त के संबंध में सही कथन चुनिए। उसने वकटकों को पराजित किया, उसने राजधानी से ताम्रपत्र जारी किया। जो है दोनों के दोनों जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि भवदत्त वर्मन जो है, भवदत्त वर्मन जो कि एक नल रूलर है, इनका जो शिलालेख था या इनका जो लेख था वो था रिद्धिपुर। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने वकटक को पराजित किया था, उनकी राजधानी से ताम्रपत्र जारी किया गया। ठीक है, पोड़ागढ़ शिलालेख किस वन से संबंधित है? नल वन से संबंधित है, स्कंद से संबंधित है। स्कंद नाम का जो किंग था वो पोड़ागढ़ शिलालेख से संबंधित है। देखो, आपको मैं शिलालेख बता देता हूँ। आपको एक ट्रिक है, अगर आप ट्रिक बोलो या फिर इसको मेमोराइज करने का तरीका बोलो, आपको क्या करना है, BAS, इसका मतलब होता है भवदत्त वर्मन, इसका मतलब होता है अर्थपति भट्टारक, इसका मतलब होता है स्कंद। ठीक है, तो इसका है रिद्धिपुर, इनका है अर्थपति भट्टारक का क्या, केसरी बेड़ा, और इनका है पी। तो मैंने इस तरीके से इसको याद किया है, BASRKP, रिद्धिपुर, केसरी बेड़ा एंड पोड़ागढ़। ठीक है, इस तरीके से आप लोग उसको याद कर सकते हो, या ऐसे याद कर लो, BR अम्बेडकर। ठीक है, अकुरी नाला, SP गुप्ता केस। ठीक है, इस तरीके से आप लोग उसको याद कर सकते हो। मेरे लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग था इसलिए मैंने ट्रिक बना ली, आपको अगर याद होता है सीधे याद कर लो। हरिशेन के अजंता अभिलेख से किन क्षेत्रों पर वाकटकों के अधिकार की जानकारी मिलती है? सी ऑप्शन। कभी कभी जो बड़ा ऑप्शन दिखता है वही सही आंसर हो जाता है, इसलिए आपको इसको भी थोड़ा ध्यान देना है, बट डायरेक्टली आपको नहीं क्लिक करना है उस ऑप्शन पे। ठीक है,
एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, अटेम्प्ट कीजिए। इसका आंसर सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाकाटक गुप्त संपर्क का छत्तीसगढ़ पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? सबसे अधिक जो प्रभाव है वो आपको किस क्षेत्र पर पड़ा था? सांस्कृतिक क्षेत्र पर पड़ा। शरभपुरी, नलवंशी और पांडुवंशी शासकों ने किस लिपि का प्रयोग किया? शरभपुरी, नलवंशी, पांडुवंशी शासकों ने किस लिपि का प्रयोग किया था? पेटिका शेष वाली ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था। ठीक है, और पिछले लेक्चर में हमने एक लिपि पढ़ी थी, है ना, गमस कोसली ब्राह्मी लिपि, वो भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन अशोक स्तंभ से संबंधित है? अशोक स्तंभ की बात हो रही है यहाँ पे, तो रामगढ़ या सरगुजा जो है वो मौर्यकालीन अशोक स्तंभ से संबंधित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में वाकाटक और गुप्त काल की कुल अवधि लगभग कितनी मानी गई है? लगभग अगर आपको डेट याद है, 2 शताब्दी आप लोग इसको मान के चल सकते हो। वाकाटक और गुप्त काल की कुल अवधि असल में 2nd सेंचुरी एडी से लेकर के 5th सेंचुरी एडी तक जो है इनका शासनकाल माना जाता है, बट छत्तीसगढ़ में लगभग 2 शताब्दी को हम लोग मानते हैं, मतलब 200 ईयर्स। छत्तीसगढ़ मौर्य, वाकाटक और गुप्त तीनों का प्रभाव क्षेत्र रहा। तीनों का प्रभाव क्षेत्र रहा। राजस्थानी राजवंशों ने ब्राह्म राजवंशों से सांस्कृतिक तत्व ग्रहण किए। ब्रह्म राजवंशों से सांस्कृतिक तत्व ग्रहण किए। इसका आंसर हो जाएगा दोनों। छत्तीसगढ़ मौर्य, वाकाटक और गुप्त तीनों का प्रभाव यहाँ पर रहा है, और स्थानीय राजवंशों ने ब्राह्मण्य राजवंशों से सांस्कृतिक तत्व ग्रहण किए थे। ब्रह्म मतलब पुरातन राजवंशों से सांस्कृतिक तत्व ग्रहण किए थे। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सेक्शन खत्म होता है। 30 क्वेश्चन हमने किए। आपको कैसा लगा वीडियो? क्वेश्चन कैसे लगे? आपको पसंद आता है? कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, एंड वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।